19वीं सदी का भारत। पुणे की सकरी गलियों में मिट्टी के घर, बैलगाड़ियों की आवाजें और सामाजिक असमानता की भारी छाया। जाति की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इंसान का मूल्य उसकी मेहनत से नहीं, जन्म से तय होता था। औरत की आवाज को तो जैसे समाज ने चुप कर रखा था, लेकिन इस अंधेरे में दो सितारे चमके, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। उनकी कहानी ऐसी है जो हिम्मत, सच्चाई और बदलाव की मिसाल बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI कनरोलिया में। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। 1827 में पुणे के एक साधारण माली परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव। माली जाति का होने के कारण उनका परिवार समाज की नजरों में नीचा था। लेकिन ज्योतिबा के पिता गोविंदराव ने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा। छोटी उम्र में ही ज्योतिबा को स्कूल भेजा गया, पर वहां उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे पढ़ाई में अव्वल आए तो एक ब्राह्मण शिक्षक ने ताने मारते हुए कहा, शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं। यह अपमान ज्योतिबा के लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया। क्यों कुछ लोग पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं? ज्योतिबा ने इस सवाल का जवाब खोजने की ठानी। रात में दिए की रोशनी में वे किताबों में डूबे रहते। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उनकी सोच को नई दिशा दी। उन्होंने समझा कि गुलामी की जड़ें अज्ञानता और असमानता में है। उनके मन में एक सपना जागा, हर उस इंसान को शिक्षा देना जिसे समाज ने बैकफुट पर धकेल दिया। 1840 में ज्योतिबा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 13 साल के ज्योतिबा का विवाह 9 साल की सावित्रीबाई खेड़से से हुआ। सावित्रीबाई एक साधारण गांव की लड़की थी, जिन्हें न तो पढ़ना आता था, न ही समाज की रूढ़ियों की गहरी समझ थी। लेकिन ज्योतिबा ने सावित्री को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपने सपनों की साझीदार बनाया। उन्होंने सावित्री को अक्षरों की दुनिया से जोड़ा। सावित्री ने उत्साह से पढ़ना लिखना सीखा। एक दिन किताब बंद करते हुए सावित्री ने पूछा, ज्योतिबा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो क्या मैं दूसरों को भी पढ़ा सकती हूँ? ज्योतिबा मुस्कुराए और कहा, सावित्री, तुम न सिर्फ पढ़ाओगी बल्कि उन औरतों को आवाज दोगी जिन्हें समाज ने चुप कर रखा है। ज्योतिबा ने सावित्री को शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी। उस समय औरतों का पढ़ना, खासकर निचली जाति की औरतों का पढ़ना, समाज में पाप माना जाता था। लेकिन सावित्री ने ज्योतिबा के साथ मिलकर इस रूढ़ि को चुनौती देने का फैसला किया। 1848 का साल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह भारत का ऐसा स्कूल था जो हर जाति और हर वर्ग की लड़कियों के लिए खुला था। सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उन पर ताने कसते, कीचड़ और गोबर फेंकते। गांव के रास्तों में पत्थरबाजी होती, फिर भी सावित्रीबाई डटी रही। उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती, ताकि स्कूल पहुंचकर साफ कपड़े पहन सके। स्कूल में निचली जाति की लड़कियां पढ़ने आती। सावित्रीबाई उन्हें सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत सिखाती। कुछ लड़कियां डरती थी कि उनके परिवार वाले उन्हें स्कूल आने से रोक देंगे, लेकिन सावित्रीबाई उन्हें हौसला देती। पढ़ाई तुम्हारा हक है, कोई इसे छीन नहीं सकता। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सावित्रीबाई ने 18 से अधिक स्कूल खोले, जो शिक्षा की क्रांति का प्रतीक बन गई। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने समझा कि अकेले शिक्षा समाज को नहीं बदल सकती, इसके लिए सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना होगा। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद था जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और शोषण को खत्म करना। इस समाज ने सत्य और समानता के आधार पर काम किया। उन्होंने सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना पंडित और बिना दहेज की शादियां होती थी। यह उस समय की रूढ़ियों के खिलाफ एक बड़ा कदम था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने विधवाओं के दर्द को भी समझा। उस समय विधवाओं को समाज में तिरस्कार सहना पड़ता था। फूले दंपत्ति ने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला और उनके बच्चों को गोद लिया।
एक बार सावित्रीबाई ने एक विधवा को गले लगाते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, यह समाज तुम्हारा है और हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह उन्होंने न सिर्फ शब्दों बल्कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी। ज्योतिबा ने अपनी लेखनी के जरिए भी क्रांति लाई। उनकी किताब गुलामगिरी में उन्होंने जातिवाद और सामाजिक दास्ता की सच्चाई को बेपर्दा किया। इस किताब ने लोगों की सोच को झकझोरा और उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई का सफर आसान नहीं था। समाज के रूढ़िवादी तबके ने उनका जमकर विरोध किया। कई बार उन्हें धमकियां मिली, कई बार उनके स्कूलों को बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं डगमगाई। सावित्रीबाई की दृढ़ता और ज्योतिबा की दूरदर्शिता ने हर मुश्किल को पार किया। 1890 में ज्योतिबा इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु ने सावित्रीबाई को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने अपने पति के सपने को जिंदा रखा। सावित्रीबाई ने 1897 तक सामाजिक कार्य जारी रखे। उस साल प्लेग की महामारी में लोगों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई भी चल बसी, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मशाल आज भी जल रही है। उनके स्कूलों ने लाखों लड़कियों को शिक्षित किया। सत्यशोधक समाज ने सामाजिक समानता की नींव रखी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि एक व्यक्ति, एक जोड़ा समाज को बदल सकता है, बशर्ते उसके पास हिम्मत और सच्चाई हो। आज जब कोई लड़की किताब खोलती है, कोई विधवा सिर उठाकर जीती है, या कोई इंसान जाति की दीवार को तोड़ने की हिम्मत करता है, तो उसमें ज्योतिबा और सावित्रीबाई की रोशनी झलकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चीर सकता है। और यह दीपक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हमें सौंपा है, शिक्षा, समानता और सत्य का दीपक। दोस्तों, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का यह शिक्षा के प्रति योगदान भारतीय समाज में कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब भी करना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।